आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रेक्ट ऑफ लीगल सेल की तरफ से बुलाई गई है और इसका जो मेन उद्देश्य है वो देश के अंदर जो आजकल आर्थिक स्थिति है देश की और भारत की जो सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है उसकी शिक्षा को लेकर के सरकार के जो प्रयास हैं उनके बारे में चर्चा करने के लिए आप सब लोगों को आज बुलाया गया है। आप सब लोग जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारी एक संस्कृति है, हमारी एक परंपरा है। हमने हमेशा से दुनिया को अनेकता में एकता, राजनीतिक विभिन्नताओं में एकता, आर्थिक विभिन्नताओं में एकता, सांस्कृतिक विभिन्नताओं में एकता के साथ में जीने का मूल मंत्र दिया है। और हमेशा से वो देश जो सरवाइव नहीं कर पाते थे धार्मिक विभाजन के कारण या राजनीतिक विभाजन के कारण, भारतीय संस्कृति ने उनको एक दिशा दिखाई। आज वही भारत आर्थिक संकट के दौर से गुज़र रहा है। अभी आपने देखा होगा कि तत्काल में हमारा जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले में आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहा है। लगभग 83 रुपये के करीब गिरावट जो आई है, ये आज़ाद भारत में इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। और जब डॉलर मजबूत होता है और रुपया कमज़ोर होता है तो उसका जो सबसे पहला असर पड़ता है वो गांव में, झुग्गी झोपड़ियों में और मुख्य धारा से हट कर के रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनके जीवन पर उसका असर पड़ता है। चूँकि आप ये बात जानते होंगे कि भारत लगभग 80% कच्चा तेल आयात करता है, बाहर से ख़रीदता। जब रुपया कमज़ोर होता है, डॉलर मजबूत होता है तो फिर महंगाई बढ़ती है, हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है वो महंगा होता है और फिर एक कॉमन चीज़ें जो होती हैं उस तक आदमी की रसाई होने में देर लगती है। दूसरा कारण कि जो देश ने 75 साल में अपने इदारे बनाए थे, इंस्टीट्यूशंस बनाए थे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार उन इदारों को और देश की उन संपत्तियों को कुछ उद्योगपतियों के हाथ कौड़ियों के दाम में बेच रही है, जिसका नतीजा है कि भारत के हर जनपद में हज़ारों युवा ऐसे हैं जो डिग्री लेकर के खाली घूम रहे हैं लेकिन उनके पास रोज़गार नहीं है और सरकार रोज़गार पैदा करने में भी संपूर्ण रूप से विफल है। ऐसे समय में हम क्या कर सकते हैं? क्या जब हम लोग बात करते हैं रोज़गार की तो देश के युवाओं को धर्म की लड़ाई में धकेल दिया जाता है। हमें ये समझना चाहिए कि 65% पॉपुलेशन इस देश की अंडर 35 है और 40% पॉपुलेशन अंडर 20 है। हम हिंदुस्तान के साथ साथ में यंगिस्तान भी हैं। जब हमारे युवा रोज़गार की बात करते हैं तो उनको धर्म के नाम पर उनके बीच में नफ़रत पैदा कर दी जाती है। अगर धर्म के नाम पर आप देश को लड़ाओगे तो श्रीलंका सबसे बड़ा उदाहरण है कि 20 साल तक जिस परिवार ने राज किया, राजपक्षे परिवार को भी, तत्कालीन राष्ट्रपति को भी और तत्कालीन प्रधानमंत्री को भी कोलंबो छोड़ करके जाना पड़ा। इसलिए आप धर्म के नाम पर विभाजन मत करिए। सरकार को चाहिए कि वो रोज़गार पैदा करे, समस्याओं का समाधान करे। और दूसरी सबसे बुनियादी वजह जिसकी वजह से हमने यहाँ आपको बुलाया, आपने देखा होगा कि अभी मदारिस के सर्वों का ऐलान किया गया, सर्वे का, और तमाम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो या लीडर्स हों, उन्होंने इसका सहयोग किया कि ठीक है, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि मदरसों में सिर्फ मुसलमानों का 3% तबका आता है जो पढ़ता है, जो एजुकेशन लेता है। 97% मुस्लिम जो है वो एडवांस एजुकेशन में जाता है।
आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़िए, मुसलमानों की शिक्षा के ताल्लुक से सच्चर कमेटी क्या कहती है। सरकार को चाहिए कि वो मुसलमानों के लिए प्राथमिक शिक्षा केंद्र बनाए, सरकार को चाहिए कि वो माइनॉरिटी के लिए कॉलेजेस बनाए, यूनिवर्सिटीज़ बनाए, स्कूल बनाए, ताकि वो तबका जो 97% शिक्षा की मुख्य धारा से अलग खड़ा हुआ है वो शिक्षा के मुख्य धारा में आए। अगर आप इतने बड़े शुभ चिंतक हैं मुसलमानों के, तो आइए हर जनपद में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बनाइए, तभी आप सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी को ऊपर कर पाएंगे और एक गौरवशाली, वैभवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण कर पाएंगे। कल उन्होंने बहुत बड़ा सम्मेलन किया है, सब बसपा समाज को कहा है कि बीजेपी के अंदर ये जुड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। फिर मुसलमान जो है बीजेपी तक जुड़ रहा भी है और वो अंदर आ भी रहा है, इसको कैसे देखते हैं सर? ठीक है, लोग अपने अपने कार्यक्रम करते रहते हैं। 125 करोड़ का देश है, हज़ारों ऑर्गेनाइजेशन है। जो असल में बात उस पर होगी जो ज़मीन पर नज़र आता है।